मेरठ में आयोजित दूरदर्शन के इस कॉन्क्लेव में जिसका शीर्षक है पश्चिम का चुनावी पंच, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चुनावों का अपना अलग समीकरण होता है, उसका अपना अलग गुणा भाग होता है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत से चुनावों में भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि मेरठ को खेलों की राजधानी भी कहा जाता है। यहां क्रिकेट बैट समेत कई खेलों की सामग्री के सर्वोच्च निर्माताओं में से शामिल है मेरठ। भला चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीति का खेल यहां मेरठ में, पश्चिम में किस प्रकार खेला जा रहा है, उसी विषय पर केंद्रित है हमारे कॉन्क्लेव का चौथा सत्र, चुनावी रण में कौन कहां। इस पे भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अवनीश त्यागी जी, समाजवादी पार्टी के राजपाल सिंह जी, कांग्रेस के श्री अवनीश काजला जी और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के धर्मवीर चौधरी जी। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक और अपर महानिदेशक से कृपया मंच पर आकर सभी का सम्मान करें और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस सेशन का संचालन कौन कर रहा है। दूरदर्शन के महानिदेशक मंच पर हमारे पैनलिस्ट्स का सम्मान करते हुए। इस समय देश की 4 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मुस्कुराते हुए मंच पर विराजमान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब वो चुनावी परिचर्चा में हिस्सा ले रहे होंगे तब भी इसी प्रकार मुस्कुरा रहे होंगे, एक दूसरे पर नाराज नहीं हो रहे होंगे। तो इस सेशन का संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली से आए ऋतु वर्मा और अशोक श्रीवास्तव को। कृपया मंच पर पधारें। सॉरी। नमस्ते चौधरी साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू सर। तो चलिए, डीडी कॉन्क्लेव में एक और नए पैनल में नए मेहमानों के साथ नया मुद्दा लेकर एक बार फिर हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा, मुझे बार बार नीचे से डिमांड आ रही है कि पब्लिक के सवाल ही मैं कोशिश करूंगा इस सेशन में कम से कम हम ऑडियंस से भी सवाल लें। लेकिन क्योंकि ये चुनावी मौसम है, हम पश्चिम के चुनावी पंच की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल ये है कौन पार्टी कहां खड़ी है। ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इसको लेकर मैं कई बार ये कहता हूं कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर जो लोग हैं उनकी भी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि अक्सर जो है विदेशों में बैठे मेरे मित्र पूछते हैं यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, कौन सी सरकार आ रही है। तो दिलचस्पी सबकी बनी हुई है। तो इस सत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव जो है फिलहाल, क्योंकि अब पहले दौर की जो पोलिंग होनी है, वोटिंग होनी है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, उसमें कुछ ही दिन बाकी है, तो फिर सवाल है कि कौन कहां खड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। ऋतु आपको बताएंगे हमारे साथ आज के इस पैनल में कौन लोग। जी हाँ, मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारे साथ राजपाल सिंह जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अवनीश त्यागी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर चौधरी जी हैं बीएसपी से प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अवनीश काजला कैंडिडेट, मेरठ कैंडिडेट कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। तो आप चारों ही मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत अगर हम करें कि चुनावी रण में कौन कहा है, सत्ता पक्ष अपना दमखम अपने दावों के साथ, अपने किए हुए काम के साथ है, तो असल बात यह है कि विपक्ष कहां कहां खड़ा है, क्या कह रहा है जनता से, क्या है उसके पास। समाजवादी पार्टी से सीधे शुरू करना चाहेंगे राजपाल जी आपसे। जब हम बात करते हैं चुनावी रण में कौन कहां खड़ा है, समाजवादी पार्टी आज कहां देखती है अपने आप को, मुद्दों के लिहाज से, जनता के साथ संपर्क साधने के लिहाज से, उनको समझने के लिहाज से। समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने जो मेरठ में काम किए हैं या पश्चिम में काम किए हैं, उन्हीं पे आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी अपना नाम लिखाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मोहद्दीनपुर मिल चलवाया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने आईटी पार्क दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 4 लेन से हर जिलों को जोड़ा, जैसे मेरठ से करनाल। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज उड़ाने का वायदा किया था, वो नहीं उड़े, और हसनापुर को डेवलप करने का वायदा किया था, वो कुछ नहीं हुआ।
आज हजारों एकड़ हसनापुर की जमीन पानी से डूबी हुई है। अब तक भी जो पुल बना था चांदपुर गंगा पे, वो भी चालू नहीं हुआ है, और उसमें जो रोड बनी है उससे गंगा का पानी रुका हुआ है, जबकि बाढ़ मंत्री हसनापुर से ही है इनका। तो इन्होंने, जनता इनके खिलाफ है। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए स्वाय सांप्रदायिक नारे के अलावा ना बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे, ना ये किसानों पे बोल रहे, ना ये और किसी समस्या पे बोल रहे, और जनता ना महंगाई पे बोल रहे। मतलब इलेक्शन की मैं बात करूं और जो राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन की बात करूं, इसमें कोई दो राय नहीं 2017 की तुलना में, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कौन पार्टी आज कहां खड़ी है। 2017 की तुलना में आपकी सिचुएशन सुधरती हुई और काफी अच्छी सुधरती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी जो है, जो जादुई आंकड़ा है, उससे आप लोग दूर दिख रहे हैं और काफी दूर दिख रहे हैं। नहीं, जादुई आंकड़े से बिल्कुल दूर नहीं है। 11 जिलों को के 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है 10 फरवरी को। उसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन 50 सीट से अधिक जीतने जा रहा है। ये यहाँ भी एक सीट पे हमारी फाइट है, बाकी 6 सीट पे कोई फाइट नहीं है, सीधे सीधे जीतने। एक कैंट विधानसभा पे फाइट है, बाकी और कहीं फाइट नहीं। राजपाल जी, हम आगे भी बढ़ते हैं। अशोक, उससे पहले एक बार दर्शकों को ये भी बता दें कि पहले चरण की 10 फरवरी को जो 58 सीटों पे चुनाव होना है 11 जिलों में, उसमें 2017 में आंकड़े क्या कहते हैं। 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 सीटें एसपी और बीएसपी के पास, और 1 सीट आरएलडी को मिली थी, जो आज समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जी अशोक। जी हाँ, तो अवनीश जी, सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि इस बार तो पूरा नहीं, मेरा बीजेपी से सवाल है। मेरा सवाल, मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, मेरा बीजेपी से सवाल है। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि भाई सीधा सीधा इस बार जो आंकड़े बता रहे हैं, तो राजपाल जी वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा पलटने वाली है बाजी, सत्ता पलटने वाली है पूरी तरह से। तो क्या आपको लग रहा है सत्ता पलटने का डर? राजपाल जी जो सोच रहे हैं वो इनका नजरिया हो सकता है, पर जनता का नजरिया कुछ और है। जनता भाजपा के शासन से पूरी तरह से संतुष्ट है। जनता को कानून व्यवस्था बहुत बेहतर मिली है, जो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीब को घर घर पहुंचकर कोरोना काल में राशन मिला है, जो राशन बंदरबाट हो जाती थी उससे पहले। लोगों को बढ़िया सड़कें मिली हैं, जो सड़कें पहले नहीं मिलती थी। अब मेरठ पहुंचने में कुल 50 मिनट लगते हैं, पहले अटके रह जाते थे। अब मुजफ्फरनगर जाओ, सहारनपुर जाओ, कहीं भी जाओ, आप बुलंदशहर जाओ, शानदार सड़कें हमारे पास हैं। गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है। देर रात को आराम से घर जाने की सुविधा है। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जनता तो पूरा मन बनाए हुए है। अब इनको, भाई साहब को कहीं लग रहा हो कि भाई मुंगेरी लाल की तरह सपने दिख रहे हो तो दिखे। जनता पूरा मन बनाए चुकी है। तो 2017 का वो कह रहे हैं कि आप लोग विकास की बात नहीं करते, आप लोग विकास की बातें हम कर रहे हैं। हम ही केवल विकास की बातें कर रहे हैं। आप दो विधायकों का, दो जो इनके विधायकों के प्रत्याशी हैं, उनके वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, उसको देख के बताइए कि कौन कर रहा है। हम विकास की बातें कर रहे हैं। हमारे नेता बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच बड़े जाके उनको समझा रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उनसे संबंध कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। हमारे नेता एसी के जो वो रथ पे निकल के नहीं निकल रहे। ठीक है, हाथ हिलाते। ठीक है। चौधरी साहब, धर्मवीर जी, बीएसपी की अगर बात करें तो जब ये चुनाव का ऐलान हो रहा था, सब हो रहा था, तो लोग बार बार यही पूछते थे कि बीएसपी कहाँ है, बीएसपी कहाँ है। मायावती जी, बहन जी जो है मैदान में आ चुकी हैं, आगरा में उन्होंने सभा करी जोरदार तरीके से। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि कई बार जब राजनीतिक विश्लेषकों की मैं बात करूं, वो बीएसपी को शिकायत रहती है कि हमेशा आपको कम करके आंका जाता है। इस बार भी अगर मैं कहूं तो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई मुकाबला तो सपा और बीजेपी में। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे काउंटर करेंगे, कौन से आधार है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आप इस मैदान में बराबरी के साथ खड़े? नहीं अशोक जी, कौन सा मीडिया कह रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि दूरदर्शन बहुत बड़ा चैनल है, पूरे देश में देखा जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं दूरदर्शन। कौन सा मीडिया कह रहा है? वो मीडिया गोदी मीडिया जैसे, और एक मीडिया है जो है। मेरठ शहर में हम हैं, 17 में चुनाव हुए थे, जब प्रचंड बहुमत की सरकार
आदित्यनाथ जी की बनी थी। हमने मेयर की सीट मेरठ में जीती थी, बीएसपी ने मेयर की सीट जीती थी। और देश में पहला मुस्लिम समाज का मेयर अलीगढ़ में, हमने अलीगढ़ की सीट जीती थी। जब इनकी सरकार बनने के थोड़े दिन बाद तो बहुजन समाज पार्टी तो अपने वोट की ताकत से जवाब देने का काम करती है। और जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का 20-25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें। आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। 10 लोकसभा के सांसद हैं, कई सारे राज्यसभा के सांसद हैं। और हम वोट परसेंट में, चाहे वो 17 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, हम हमेशा 20% से और 30% के बीच में हमारा वोट परसेंट रहा है। तो ये जो वोट परसेंट है, ये 17 में तो समाजवादी पार्टी का भी इतना नहीं था। और बीजेपी तो आंख में धूल मिर्च डाल करके वोट ले लेती है। तो ये तो फ्रॉड लोग हैं बीजेपी के लोग, टोटल, जिन्हें फ्रॉड कहते हैं। पूरा देश बेच दिया, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं चौकीदार हूं, और पूरा देश बेच डाला इन्होंने। तो ये तो 420 लोग हैं। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम जो है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 400 सीटें जीत के आएंगे, बीजेपी कह रही है हम 300 सीटें जीत के आएंगे। तो क्या विधानसभा में 1000 सीटें हैं क्या? तो 420 सीटें इनकी यही नजर आ रही है दोनों की। लेकिन सर, आपने जो बात कही, आपकी बात बिल्कुल सही है। बीएसपी का एक कमिटेड वोटर माना जाता है 20, 22, 23%। पर बड़ी बात यह है कि अगर आपने कहा 2017 में इतना आपका वोट परसेंट था, और 2017 में सीटें कितनी थी सर, ये भी तो नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब इस देश में धर्म और जाति का नंगा नाच होने लगे, और बीजेपी उसमें माहिर है, ये तो जो है पढ़े लिखे लोगों से तो पकौड़े तलवा रहे हैं, जिन्हें मिट्टी का तेल और सरसों का तेल नसीब नहीं हो रहा। और बाबा जी जो है संसद में जा रहे हैं। तो ये देश को कहां ले जा रहे हैं बीजेपी के लोग? धर्मवीर जी, ये आंखों में धूल झोंक करके। धर्मवीर जी, टिकट देते समय बीएसपी ने किन चीजों को, आपने कहा कि सांप्रदायिकता फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। टिकट देते समय बीएसपी की प्राथमिकताएं क्या रही 2017 की? मैं बताता तो माफ करिएगा 2022 की जो मैं बताता हूं। देखिए रितु जी, 2007 में इस देश की महान मीडिया ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का मैंडेट दिया, तो मीडिया ने कहा कि ये सोशल इंजीनियरिंग है। वो सोशल इंजीनियरिंग क्या थी? वो सोशल इंजीनियरिंग थी भाईचारा कायम करना, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम करना। जो हमारे महापुरुषों ने ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना की कल्पना की थी, उसी सपने को साकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी 2007 से 12 की सरकार में किया, पहले 3 सरकारों में किया, और आज 2022 में हम उसी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, जाति को खत्म करने के लिए, समाजों को जोड़ने के लिए, उसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत बहन कुमारी मायावती जी ने उसी फार्मूले पर टिकटों का वितरण किया है। हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिस समाज की जितनी तैयारी है, उसी अनुपात में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने टिकटों का वितरण किया है। और उसी अनुपात में हम 2022 में डंके की चोट पे सरकार में प्रतिनिधित्व देंगे। सरकार बनने के बाद मुकाबला किससे, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं कांग्रेस से, सपा से या बसपा बीजेपी से? नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। इन चोर पार्टियों का मुकाबला सब जगह बसपा से है। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। अच्छा। इनका मुकाबला हमसे है। ये गलत बात है धर्मवीर जी। आप गठबंधन हमारे खिलाफ लड़ रहा है, कहीं बीजेपी हमारे खिलाफ लड़ रही है। तो ये जो चोर पार्टियां हैं, ये जो माफियागर्दी कर रही है, ये जो गुंडागर्दी की पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां बसपा से लड़ रही है। समाज पार्टी है जिसके सारे लोग टूट के दूसरी पार्टियों में चले गए। आप भाषा पे कंट्रोल रखिए, वरना तो हम आपसे ज्यादा डकैत कह सकते हैं। अशोक, अरे हजार रुपए की माला गिरवाती है तुम्हारी नेता, और पढ़े लिखे हजार रुपए की माला गिरवाती है। आप ये बताइए, चोर तो आप हैं। कितने आपके दागी विधायक हजार रुपए की माला गिरवाते हैं, हजार सारे मील बेच दी, कितने बीजेपी ने दागी विधायकों को टिकट दिया है? खुद बात बताइए आप मुझे। दागी विधायक है, गलत बात साबित हो जाएगा कि चोरों की, गुंडों की, माफियाओं की पार्टी कौन है। ठीक है, एक मिनट आप सुन रखिए। कांग्रेस की भी कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में, इनका तो डब्बा ही खुलने वाला नहीं है। इनकी क्या चर्चा करनी, कर लीजिए आप इनकी भाषा देखिए भारतीय जनता पार्टी वालों की। अरे सारे प्रदेश की मील बेच के खा गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चल रहा है, और ये दूसरे को ये कह रहे हैं। धर्मवीर जी कह रहे हैं आपका तो डब्बा नहीं खुलने वाला, बताइए। देखिए,
धर्मवीर जी की गलती नहीं है। आप पिछले 2.5 साल से देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मुद्दे थे, विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी जनता ने समाजवादी पार्टी को दी थी। लेकिन विपक्ष की अगर किसी पार्टी ने भूमिका की निभाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका गांधी है। आप देखिए, अगर कहीं महिलाओं पर अत्याचार हुए, चाहे हाथरस में हो, उन्नाव में हो, शाहजहांपुर में हो, कौन नेता गया? बहन जी दिल्ली में कैद थी, अखिलेश जी लखनऊ में कैद थे। अगर कोई नेता गया वो प्रियंका गांधी गई। किसानों के खिलाफ जब अत्याचार हुए, किसानों के खिलाफ जब बिल आए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत करने कौन नेता आया? वो प्रियंका गांधी जी आई। अगर कहीं भी लखीमपुर में जो कानून व्यवस्था की बात हमारे भाई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई, 10,000 आदमी लेके विपक्ष के नेता निकलते हैं, घर में कैद हो जाते हैं। अगर वहां तक कोई नेता पहुंचा 2 दिन 3 दिन लड़कर संघर्ष करके, वो प्रियंका गांधी थी। कोरोना काल में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा मेहनत की, हमारी 1000 बसों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, हमारे नेताओं को मुकदमा लगा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के 20,000 कार्यकर्ताओं पर 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस पार्टी के 20,000 नेताओं पर मुकदमे लगे और जेल गए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जेल में जाओ, बताओ किसी पार्टी ने अगर भूमिका निभाई हो। जी, आपने कहा कि भाई विपक्ष की भूमिका आप लोग निभाते रहे, लेकिन एक बात है कि सवाल यह कि क्या अभी भी जो प्रियंका जी ने जो बयान दिया था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषा की मर्यादा हमें इसलिए भी ध्यान रखनी चाहिए चुनाव में, क्योंकि चुनाव के बाद कब कौन सा गठबंधन बन जाए कहा नहीं जा सकता। क्योंकि प्रियंका जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी की छोड़ के सबके लिए दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने तो बीएसपी की तरफ भी इशारा कर दिया, उन्होंने तो सपा की तरफ भी इशारा कर दिया कि भाई दरवाजे सबके लिए खुले, जिससे हाथ मिल जाए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दूसरी बात, बिल्कुल बहुमत के साथ, मुझे मालूम, बिल्कुल। आप देखिए, अभी देखिए सर्दी और गर्मी पर बात हो रही है इस चुनाव में। मैं आपके उसमें नहीं बोला, अध्यक्ष जी आप बोलना, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप सुन लीजिए, आप देखिए, कोई सर्दी पे बात कर रहा, कोई गर्मी पे बात कर रहा, मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्रुवीकरण पे कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से भी ये लोग लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इस पूरे चुनाव को अगर मुद्दों पे कोई लड़ रहा है, महिलाओं के लिए किसने बात करी? प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी ने। युवाओं के लिए किसने बात करी? प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी ने। किसानों के लिए किसने बात करी? कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, सत्ता का ये परिवर्तन, सत्ता कभी स्थायी नहीं है। अभी आप 7 साल में इतना मत इतराओ, 70 साल सत्ता कांग्रेस पार्टी में रही है, और ये सत्ता कभी स्थायी नहीं है। और ये घमंड 7-सवा साल लगे आपका घमंड तोड़ने में, और ये किसान और ये नौजवान इस बार जरूर तोड़ेगा। आप युवा नेता हैं और काफी आप प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन मैं ये पूछा, आप जल्दी से, फिर मैं अवनीश जी के पास जाता हूँ, सिर्फ इतना सा मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा आप सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्योंकि ये देखिए मेरठ की जनता कोई भूलेगा नहीं आप इस मंच पे क्या कह के जा रहे हैं। और देखिए वहां पे कई लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आज जो आप बोल रहे हैं वो आप बाद में मजाक का विषय बन जाए। देखिए, कितनी सीटें आप, अब मैं बता रहा हूँ, अभी जो आप कह रहे हैं मजाक का विषय, आप पूछिए ना, 200 पार पश्चिम बंगाल क्या रहा, 75 पार हरियाणा। सुनिए एक मिनट भैया, अपनी मैं बता रहा हूँ ये ध्रुवीकरण, कांग्रेस ने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, जाति पाति धर्म पे आधार पर कभी चुनाव नहीं लड़ा। प्लीज, मेरा वो सवाल नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ पूछा। देखिए लोग सुनने के लिए बताइए, कितनी सीटें कांग्रेस इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में? जैसे आप लोग दिखा रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, अरे भैया आपकी 0 है ही ऑलरेडी। आप घर में कैद हैं, आपके नेता तो घर से निकलने में सक्षम नहीं है। दूसरी मैं बता रहा हूँ, आपने हरियाणा के भी जब एग्जिट पोल देखे थे, कांग्रेस को 0 से 5 सीट दिखा रहे थे, आपने देखा कितना मजबूत लड़ा, और पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सर कितनी सीटें? बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 200 प्लस। 200 प्लस, ठीक है। यहाँ लोगों रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर काजला जी कह रहे हैं 200 प्लस सीटें कांग्रेस जीत रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक मिनट जल्दी आप कमेंट कर रहे हैं जी। एक माइक और यहाँ पर मिले अखिलेश और जैन, हवा में उड़ गए महंत।
हाँ फिर से बता दीजिए आपने क्या शेर गढ़ा? अब मिले अखिलेश और जयंत, हवा में उड़ गए महंत। अच्छा, अब मिले अखिलेश और जयंत, हवा में उड़ गई बहन। अच्छा ओके ठीक। अब मिले अखिलेश और जयंत, हवा में उड़ गए महंत। चलिए भाई देखिए आप हाथ वालों से मिले थे, फिर हाथी वालों से मिले। अब की बात कर रहा हूँ मैं, अब की बात कर रहा हूँ। का क्या असर होगा ये तो जनता भगवान जानेगी। और पर सरकार के मुंगेरी लाल के सपने समाजवादी देखती रहे। योगी जी वो सपने तो वो तो 200 प्लस कह रहे हैं आप वो कहे अपने जो कोरोना नहीं भूले हैं, जब एक शमशान घाट पे 150-150। ठीक है ओके, और पूरा पश्चिम से हवा चलेगी, पूरब तक पहुंचेगी, सरकार भाजपा बनाएगी, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए आप कह रहे हैं सरकार बीजेपी बनाएगी, पर फिर बात वही आ रही है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो आपके साथ पिछली, क्योंकि फिर बात है पिछली बार आपको 350 सीटें मिली थी, एक बड़ी जीत थी। आज आप 350 सीटें कह रहे हैं और 350 सीटें जीतने के लिए आपको 4 करोड़ प्लस वोट चाहिए सर। तो आप कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको अपने साथ आप जोड़ पाए हैं? मैं 300 प्लस कह रहा हूं। हाँ। जो पुराना वोट बैंक है हमारा वो बिल्कुल कायम है, उसमें प्लस हुआ है। हमने कानून व्यवस्था बढ़िया करके दी है, हमने सबका विकास सबका विश्वास जीता है और जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उसी के आधार और यहाँ पश्चिम की जहां बात करूं, पहले दौर की बात करूं, क्योंकि उसको राजपाल जी उलट के कह रहे हैं कि जितनी आपने, मैं धर्मवीर जी तो वो बताइए, वो आप यहाँ पर कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? हम इनमें से जीते थे, जितनी पिछले जीते थे उससे 2 प्लस जीतेंगे, उससे 2 प्लस जीतेंगे। चलिए ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, पब्लिक ये भी देखिए आप ही के लिए सबसे ज्यादा चुनौती है, उनके तो खुश होने का कारण समझ में आता है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, हम चुनौती चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और जनता के बीच हमारे नेता जा रहे हैं, जनता हम पे भरोसा कर रही है। अच्छा, और चुनाव हमारा जीत का ठीक। अच्छा चलिए, मैंने वादा किया था ऋतु, मैंने वादा किया था ऑडियंस से भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कौन कहां खड़ा इसका फैसला तो जनता ही करती है। वोट देने का अधिकार जो है उनके वोट से ही सरकारें बनती है। तो मैं चाहूंगा सर, मुझे लगता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा अगर जनता हो तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास भी आ जाऊंगा अगर समय होगा, लेकिन आपके तो नेताजी बैठे यहाँ बात रखने के लिए, राजपाल जी, तो थोड़ा सा अगर जो यहाँ की जो जनता हो, तुमुल जो जनता यहाँ की है उनके मन में क्या है, मैं जल्दी से। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम सुमनेश अग्रवाल, चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मेरठ। ओके जी। अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने आईटी पार्क दिया। हाँ, आईटी पार्क डिक्लेयर अवश्य किया था और जो अब बनके तैयार हुआ है उसके उपरांत कितनी नौकरियां मिली है, कितने उद्योग बढ़े हैं, उसके लिए किसको बधाई दे, सपा को दे या करंट सरकार को दे। एक चीज सपा के जो प्रवक्ता थे वो कहना भूल गए, इन्होंने मेरठ में सोतीगंज भी दिया था जिसका बहुत बड़ा नुकसान योगी जी ने किया है। हमने नहीं दिया। आप एक मिनट सर, जनता का सवाल ले सर, एक बार सवाल राजपाल जी सवाल हो जाए फिर आपको मौका देंगे सर। 7 साल इन्होंने अराजकता भी दी थी, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था, जो आज योगी जी ने खत्म कर दिया। कल अपहरण हुआ एक बच्चे का 10 लाख की फिरौती मांगी है। कल अपहरण हुआ एक बच्चे का 10 लाख की फिरौती मांगी है। राजपाल जी इनकी सरकार 5 साल से, जो 3 टर्म से 15 साल से इनका एमएलए कैंट में वो चलवा रहा सोतीगंज का कमेला, सोतीगंज का गाड़ियों का कमेला। सत्यप्रकाश अग्रवाल से पूछते, तुम्हारा एमएलए मेरठ कैंट से। हटाया उसको। नहीं तो आपने सवाल ये है कि अगर वो उनका एमएलए का सरकार आपकी, इसका जवाब मैं दे दूंगा। आपने क्यों नहीं बंद करवाया राजपाल जी? इनकी सरकार भी केंद्र सरकार 7 साल से, 7.5 साल से। अब चुनाव के टाइम पे क्यों बंद करा, पहले क्यों नहीं करा? अब जो 5 साल से आपकी सरकार है, 4.5-4.5 साल से क्या कर रहे थे? चलिए वो उसका आपने अपना जवाब दिया, एक और सवाल हम ले रहे हैं। जी, मेरा सवाल जो है वो धर्मवीर जी से है। बड़ी वीरता के साथ में इन्होंने अपनी बातों को रखा। जब आज के इलेक्शन की बात करते हैं, आज के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो चुनाव है कहीं ना कहीं वर्चुअल चुनाव है और ये विचार का चुनाव। जब बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो पहले एक दर्शन था इनका, एक लाइन थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूतो चार। उसके बाद में ये विचार बदला और फिर आया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज के इस चुनाव में कोई दर्शन लेके चल रहे हैं, कोई एक राह है, या ये भी इसके अलावा भी कोई और तीसरा कोई जुम्ला होगा, इसके बाद में आगे आप बढ़ेंगे?
इस बार के चुनाव की आपकी रणनीति क्या है? जरा एक बार लेमैन के तरीके से एक मैं सवाल पूछूं। आपने खाकी निक्कर तो नहीं पहन रखा नीचे? जरा चेक कराइए इनका खाकी निक्कर। नहीं नहीं, आप देखिए ऐसे ना बोलिए। खाकी निक्कर चेक कराइए इनका। आप खाकी निक्कर चेक कराइए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मीडिया के आदमी है, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये बीजेपी का नारा है। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये बीजेपी का नारा है, ये आरएसएस का नारा है, ये बीजेपी आरएसएस का नारा है। बिल्कुल सही समाज पार्टी। मेरा एक मिनट सर, मुझे इस बात पे बहुत आपत्ति है, मुझे इस बात पे बहुत आपत्ति है। कोई अगर सवाल पूछे, अगर वो सवाल जिसने पूछा उसका जवाब देने की बजाय अगर आप उसके ऊपर सवाल उठाने लगे। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा सर। मैं जवाब देता हूं ना, मुझे बोलने दीजिए। धर्मवीर जी नहीं, धर्मवीर जी मुझे बोलने दीजिए। धर्मवीर जी अगर इनके पास अधिकाधिक कोई रिकॉर्डिंग हो जोड़कर आपसे निवेदन है, धर्मवीर जी मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मंच का दुरुपयोग ना करें। नहीं धर्मवीर जी, धर्मवीर जी आप मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्मवीर जी मेरा हाथ, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मेरा हाथ जोड़। आज का चुनाव एजेंडा क्या है? आज का चुनाव एजेंडा क्या है? इस बार का चुनाव एजेंडा क्या है? एक मिनट धर्मवीर जी को जरा मुझे कैमरा सिर्फ मुझ पे लाइए प्लीज, कैमरा सिर्फ मुझ पे लाइए। देखिए मेरा सबसे निवेदन है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे सबके सम्मान के साथ बात हो, चाहे वो सवाल कठिन से कठिन हो। हम एक तरफ कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक है, दूसरी तरफ अगर कोई सवाल पूछे तो हम उसी पर सवाल उठा दें, ये नहीं हो सकता। ये मंच खुला मंच है। एक मिनट ऋतु, ये मंच खुला मंच है, ये मंच खुला मंच है। अगर उसको उनको सवाल करने का हक है, हम आपको जवाब देने का हो। और क्या ऐसा नहीं था क्या बीएसपी का नारा ये नहीं था जो उन्होंने? नहीं बिल्कुल नहीं था अशोक जी। था आपका सर, आपके पास में कोई रिकॉर्ड है? उनके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप दिखाइए सर, आप दिखाइए। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता तिलक तराजू और तलवार इनको मारे गिरता है। इससे आप भाग नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते। नहीं धर्मवीर जी, ये भाषा, धर्मवीर जी ये भाषा एक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता की भाषा ये नहीं हो सकती। एक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता की भाषा ये नहीं हो सकती। नहीं अरे धर्मवीर जी अभी एक मिनट, धर्मवीर जी अभी आपने सब पार्टियों को चोर कह दिया, जबकि आपकी पार्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि करदाताओं के पैसे का आप वेस्ट कर रहे हैं, और अभी सवाल पूछा तो आप सुप्रीम कोर्ट का आपके पास कोई रिकॉर्ड दिखाइए मुझे। आप रिकॉर्ड, अरे सर आपको कितने रिकॉर्ड दिखाइए? नहीं सर आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि समाजवादी पार्टी चोर? आप रिकॉर्ड बताइए, दिखाइए अभी दीजिए प्रूफ, दीजिए प्रूफ, बोलने के लिए प्रूफ दीजिए, बोलने दीजिए सर, प्रूफ 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 दीजिए, यहाँ रखिए, दीजिए प्रूफ। बोलने से नहीं सब प्रूफ रखिए, बोलने दीजिए आप मुझे, प्रूफ रखिए। आपका शब्द थोड़ी बोल रहे हैं, प्रूफ रखिए। मैं आपके शब्द बोलने नहीं आया हूं। आप सुन लीजिए मेरी बात को, आपके शब्द बोलने नहीं आया हूँ। मैं मीडिया को अच्छी तरह जानता हूँ और बहुजन समाज पार्टी का इस भाषा की हम कड़ी निंदा करते हैं। पार्टी में सवाल मत उठाइए धर्मवीर सिंह। इस भाषा की हम कड़ी निंदा करते हैं, और क्योंकि सत्र में देखिए इस भाषा की हम कड़ी निंदा करते हैं, और इस पैनल को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाषा के साथ हम कोई डिबेट आगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।